कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर जुड़े हैं और ये कैसे आगे बढ़ेगा। आइए आरंभ करने से पहले एक बार गायत्री महामंत्र गुरु स्मरण कर ले और जिस उद्देश्य के लिए हम जुड़े हुए हैं उसके लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कमर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिना तस्मै श्री गुरवे नमः। बहनों भाइयों, हम सबको ज्ञात है भली भांति ये बात कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वो प्रशिक्षण के क्रम में कई प्रकार के प्रशिक्षण करता है। इस बात की बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए हम सबको कि मेरे से संबंधित सशस्त्र आंदोलन है और 7 आंदोलन उसमें प्रमुख हैं और 7 आंदोलनों को चलाने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण पूरे देश भर में चलते हैं, देश विदेश में, ताकि उन आंदोलनों को चलाया जा सके। लेकिन उससे आगे बढ़ करके जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हमें हीरों का हार पहनना है और हमें कार्यकर्ता चाहिए, काम को बढ़ाने वाला चाहिए। तो इन आंदोलनों पर काम कौन करेगा? वे जो काम करेगा तब जब जुड़ेगा तो गुरुदेव के प्राण कहना चाहिए कार्यकर्ता। हम जिस प्रशिक्षण में बैठे हैं वो कार्यकर्ता पैदा करने वाला, कार्यकर्ताओं को जन्म देने वाला, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाला, कार्यकर्ताओं को सिखाने पढ़ाने वाला प्रशिक्षण है। जिस प्रकार से पौधा लगाया जाता है और पौधा आज लगाते हैं, उसके पश्चात उसमें सतत खाद पानी इत्यादि देते रहते हैं, वो पुष्पित पल्लवित होता है, जड़ें गहरी होती है और जितनी अधिक जड़ें गहरी होती है वृक्ष परिपक्व होता है, पौधा परिपक्व होता है और उतने ही अधिक उसमें फल फूल खिलते और फलते जाते हैं। तो इसी प्रकार से कार्यकर्ता जितना ज्यादा परिपक्व होगा, सीखेगा, पढ़ेगा, अभियान के प्रति जागरूक होगा, उसकी गंभीरता को समझेगा और उसको कर पाएगा। इस गंभीरता के साथ हम बैठें, इस गंभीरता के साथ हम किसी ग्रहण करें, उसके बारे में विचार करें, सोचें। तो मेरा ये विश्वास है कि हमारे सभी भाई बहन इस मानसिकता के साथ बैठे होंगे और बाकायदा कागज कलम लेकर के बैठे होंगे। इतना ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो PDF दिया गया था नव प्रवेशी युवा जागरण शिविर के पाठ्यक्रम का, या ये कह लीजिए कि उसके टाइम टेबल का, जो तारीख 23 से 28 में संपन्न होने वाला है, 6 दिनों का, तो उसके प्रति भी आप गंभीर हो। उधर आवाज आ रही क्या भैया? आपकी तरफ कुछ व्यर्थ की डिस्टरबेंस आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है दीदी, नहीं आ रही ना? ठीक है जी। तो हम लोग ऐसे युवा शिविर से संबंधित प्रशिक्षण में बैठे हैं जिसमें हम नए नए युवाओं को जोड़ेंगे, नए नए युवाओं को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है, तो कार्यकर्ता बनाने का। तो उद्देश्य क्या है हमारे कार्यक्रम का, लक्ष्य क्या है हमारे कार्यक्रम का, इन सब के संबंध में समझें, जाने। सबसे पहली बात तो ये जो 2 दिन का प्रशिक्षण होना, उसमें ये तो समझ लें, आज जो प्रथम दिवस हम बातें करेंगे उसमें ये छोटी छोटी बातें जो उद्देश्य को लेकर के है, लक्ष्य को लेकर के है, हमारी जो कार्य योजना है क्या है, और विशेष रूप से जो 6 दिन की क्लास होगी, उस 6 दिन की क्लास में किन बातों का ध्यान रखना है, उन बारीकियों के बारे में आज पहले बात करेंगे।
समय जो बचेगा उसमें फिर अगली बात करेंगे, क्योंकि आज नई सूचना है, कल से आ रही है कि 6:30 बजे शांति कुंज से वृक्षारोपण के ही संबंध में और भी प्रशिक्षण, उसमें भी बहुत से लोगों को शायद जुड़ना होगा, तो हम इसे 6:30 बजे से पहले ही समापन करने की पूरी कोशिश करेंगे और कल पूरा 1.5 घंटा लेंगे। तो सबसे पहली बात, जो उद्देश्य है इस प्रशिक्षण के संबंध में वो क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग साफ हो जाना चाहिए। उद्देश्य है हमारा मिशन में प्रवेश कर रहे जो भी नए युवा भाई बहन हैं, उन युवा भाइयों बहनों को साधना के प्रति, साधना की पद्धति के प्रति, उसकी उपयोगिता के प्रति, साधना की महत्ता के प्रति जागरूक करना, उससे अवगत कराना, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारा मिशन जो है, ध्यान देने योग्य बात है, आध्यात्मिक मिशन है। हमारा मिशन आध्यात्मिक है, ये कोई समाज सेवी संस्था जैसी तो है नहीं, और ये साधना प्रधान है इस कारण से। नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ लग रहा है। बच्चा रह जाता है, शिष्य बन ही नहीं पाता, और जो शिष्य नहीं है वो कुछ भी नहीं करेगा, ये मान करके चलिए। जिसके भीतर से शिष्यत्व पैदा नहीं होगा, गुरु के प्रति समर्पण की भावना पैदा नहीं होगी, साधना अगर कच्ची हो जाती है तो वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उनके रूप में आपने कई कार्यकर्ताओं को देखा होगा, अपने बीच में ही देखा होगा, और अपने जीवन काल में कई लोगों को देखा होगा। अनेक कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे हैं हुए जो जितनी तीव्रता से जुड़े उतनी तीव्रता से घट गए। कई कार्यकर्ता ऐसे मिलेंगे आपको जिनका स्तर जब जुड़े थे जैसा था, लगभग उसी के समान ही आज तक रह गया, वो प्रगति नहीं कर पाए। तो ये बहुत घाटे का सौदा है, और ऐसी स्थिति में किसको क्या मिलेगा? तो कहीं ये दुर्घटना न घट जाए। और आज समय में अब तो काम ज़्यादा है और फिर जोड़ने वालों की संख्या घटती जा रही है। तो साधना का स्वरूप कैसा हो, वो जिन युवाओं को हम जोड़ लिए हैं या जोड़ रहे हैं, उनका स्तर कैसा हो, तो स्तर कैसा हो तो वो तो स्तर तो बाद में बनेगा। तो साधना का स्वरूप कैसा हो, वास्तविक साधना क्या होती है, उसका क्या महत्व है, क्या लाभ है उस साधना का। कई लोग जैसे सोचते हैं, अरे काम करो काम करो, काम करना ही साधना है। तो बहुत बड़ा धोखा है ये, अपने आप के साथ धोखा है और सबके साथ धोखा है। साधना अपनी जगह है, साधना ही नहीं करेंगे तो आराधना काम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसमें गहराई नहीं रह पाएगी, उसमें गंभीरता नहीं रह पाएगी। तो साधना क्या है, वास्तविक साधना क्या है, क्या करना है, उसके महत्व को, लाभ को समझाना है उनको, ये समझ में आना चाहिए। जिसे गहराई तक वो साधना के मर्म को समझ सके, उसको अपनाएं, अपनाने का मानस बना सके, उनमें सक्षम हो सके। एक लक्ष्य यही है कि प्रदेश में जो भी हजारों भाई बहन जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं अभी तक, तो उन जुड़े हुए भाइयों बहनों को, और उनके साथ साथ हमारे नए लोग भी हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता बन चुके हैं, अभी बनते चले जा रहे हैं, ये सबके लिए फायदेमंद है। तो इसी बहाने कार्यकर्ताओं को भी समझने का, हम जैसे लोगों को चिंतन करने का एक मौका मिलेगा, फिर से एक अवसर पाएंगे, और इससे सबसे बड़ा ये परिणाम निकलेगा कि उनकी आध्यात्मिक जो नींव है वो मजबूत बनेगी, और ये बहुत जरूरी है। और वो आगे अपने साधना मार्ग पर, अपने जीवन काल में जो गुरुदेव की अपेक्षा है, उस और जो उनकी यात्रा है वो निर्विघ्न संपन्न होती चली जाएगी, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं आएगा, और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को ही पा सकेंगे। और मिशन की जो आवश्यकता है, उस मिशन की आवश्यकता के अनुरूप उनके जीवन को एक दिशा धारा मिलेगी, सुनिश्चित है ये। तो ये बहुत जरूरी है उनको ये भान कराना। इसलिए इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये नव प्रवेशी युवाओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। हम उनको प्रशिक्षण देने वाले लोग जब इस बात को समझेंगे, तब हम इसके साथ न्याय भी कर पाएंगे। और नहीं समझेंगे तो हम सोचेंगे कि ये लेक्चर हो रहा है, ये व्याख्यान हो रहा है, जैसे युवाओं को बुला करके व्याख्यान दिया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसी व्याख्यान है। तो हम व्याख्यान समझेंगे, यदि हमारी मानसिकता अगर ऐसी रहेगी तो ये बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। और कार्य योजना क्या है, तो बारंबार आप लोग सुन रहे हैं,
प्रत्येक जिले के जो पंजीकृत नवप्रवेशी युवा हैं, उनका शिविर जिले स्तर पर ही लगना है। अब इस क्रम में तैयारी करने की है। कार्यक्रम यूं ही तो नहीं हो जाएगा। इसके बारे में कई बार बोला जा चुका है, कई बार लिखा जा चुका है। अब प्रश्न उठता है कि क्या आपके यहाँ जिले में ग्रुप बन चुका? इसका जवाब लेकर के या तैयारी करके आने के लिए भी सूचना मैंने पढ़ा था प्रांत से। तो उनका ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया तो क्या उनसे बातचीत, संपर्क, मीटिंग, जूम मीटिंग इत्यादि कुछ भी उनके साथ में जो कन्वर्सेशन होना चाहिए, ये आरंभ हो गया कि नहीं हुआ? हो गया मतलब आपकी तैयारी है शिविर लगाने की। नहीं तो अभी आधी अधूरी तैयारी है, कोई तैयारी नहीं है। क्या आप लोगों ने स्वयं को प्रशिक्षण के लिए तैयार कर लिया? शिविर में समयदान करने के लिए मानसिकता बना ली है आप? अभी प्रशिक्षण में शामिल होना उसमें से एक टुकड़ी है, प्रारंभिक टुकड़ी। ऑनलाइन समयदान देने के लिए, ऑनलाइन अपना समय देने के लिए, ऑनलाइन जो विषय दिया जाएगा उसकी तैयारी करने के लिए क्या आप लोगों ने तय कर लिया या कितना कर लिए? आपको निवेदन किया गया था कि ये जो पीडीएफ है उसके अनुरूप आप थोड़ा मनन चिंतन करके आएंगे और कुछ लिटरेचर देख करके आएंगे या तैयारी कर लेंगे। कब तक तैयार हो जाएंगे आप, ये आपको सोचना है। सबसे पहली बात, समय आप तब देंगे जब, या आपके समय का नियोजन तब होगा जब आप तैयार हो चुके रहेंगे और आप सूचना देंगे। टोली बन जाने से कुछ नहीं होगा। टोली बनने का मतलब होता है कि 3-4 लोगों को एक साथ जोड़ दिया गया कि भाई आप लोग को करना है, ठीक है, लेकिन करेंगे तब, काम तब मिलेगा, नियोजन तब होगा जब आप विश्वास पूर्वक तैयार होकर के कहेंगे कि हाँ हमने तैयारी कर ली है। तो कब तक तैयार हो जाएंगे? आप में से किन जिलों में स्वयं की आईडी से प्रशिक्षण होना है, क्या आपने तय कर लिया? कि आपके यहाँ आईडी नहीं है लेकिन आप आईडी दूसरों का इस्तेमाल करेंगे, किसी का भी, और प्रशिक्षण आपके यहाँ संपन्न होगा। क्या आपने इस विषय पर सोचा है? ये सोचना है, आप नोट कर लीजिए। हर कोई हर विषय को नोट कर ले, पॉइंट को नोट कर ले। कारण ये कि कोई जरूरी नहीं है कि आप किस साथी के साथ रहेंगे, आपको भी ज्ञात नहीं कि आप किस साथी के साथ रहेंगे। और आप ये भी मत समझिए कि आप जिले वालों के साथ रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप अपने जिले वालों के साथ रहेंगे। ऐसी टीम बनेगी भी नहीं कि केवल और केवल आप अपने जिले वालों के साथ रहें। तो अपने अपने जिले का जो आयोजन करना है आपको, आप उसकी भी जिम्मेदारी निभाएंगे। और टोली बनाएंगे तो टोली बना करके आप दूसरों के यहाँ भी जिम्मेदारी निभाने जाएंगे प्रशिक्षक के रूप में। तो दोनों अलग अलग काम हो गए, 2 प्रकार के काम हो गए। तो आप अपनी तैयारी कहाँ तक है उसके बारे में एक अवलोकन करें। फिर एक बार में एक जिले में कितने कार्यक्रम होने चाहिए? एक बार में 100 लगभग आते हैं मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ कितने कार्यक्रम करने पड़ेंगे और कब कब करने पड़ेंगे? एग्जाम्पल के लिए हम लोग जब शांति कुंज जाते हैं और वहां पर शिविर में जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहता है 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 के साधना शिविर में भाग लेंगे। हम उसमें चुनाव करके भेजते हैं कि भाई साहब हमें इस समय टाइम चाहिए, हमें इस समय पंजीकृत कर लीजिए, समय हम उस समय आएंगे, कृपया इसकी सहमति अनुमति हमें दीजिए। अगर इसमें नहीं आ पाए तो एक ऑप्शन के लिए आप देते हैं। उसी प्रकार से अपने जिले में आयोजित करने के लिए आपको समय देना है और वो 6 तारीख से शुरू होगा। होना तो 30 तारीख से ही शुरू हो जाना था, लेकिन जन्माष्टमी के दिन कुछ दूसरा बड़ा कार्यक्रम है और समय भी मेरे ख्याल से आप लोगों को चाहिए रहेगा। अभी तक शायद ये सब बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो 6 सितंबर से तो कार्यक्रम शुरू हो ही जाएगा किसी न किसी जिले का, जो आप लोगों को ब्लॉक क्षेत्र वालों को संपन्न करना है। हमारे हिस्से का तो हम 23 से 28 में निपट लेंगे, जो आप लोगों के लिए एक डेमो भी होगा और एक जिले का भी संपन्न होगा। तो 23 से 28 में जो होने वाला है वो भी जिला कौन सा है, क्या ये निश्चित हो गया गुप्ता भैया? इसका ध्यान होगा आपको, आपने जानकारी मंगाई होगी कौन सा जिला है जो 23 से 28 में शिविर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जिला दीदी। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो ये कुछ बातें इस प्रकार की थी जिसमें कि हमें बहुत गंभीरता पूर्वक अपनी तैयारी
कर लेनी है उन जिलों को जिन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया होगा या अभी विचाराधीन होंगे, तो वो उसको पूरा कर लें और अपनी सूचना भेज दें। जब भी शिविर होगा तो वो सोमवार से शनिवार होगा, रविवार खाली रहेगा, 6 दिवसीय रहेगा, सोमवार से शनिवार। आप कैलेंडर देख करके उसकी तिथि को निश्चित कर लेंगे और अपनी डिमांड को, अपनी मांग को उसके अनुसार बताएंगे अपनी तैयारी के हिसाब से। प्रशिक्षक लोग भी बताएंगे, टोली के लोग, कि उनको सिखाने पढ़ाने वाले जो टोली होगी वो, और आयोजनकर्ता जो जिला है वो भी बताएगा। दोनों प्रकार की मांग, दोनों प्रकार की तैयारी। अब आते हैं इसके पश्चात अगली बात, टोली के निर्माण से संबंधित। टोली का निर्धारण जो भी प्रांत करेगा, तो जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में भाग लेंगे और सिलेबस की तैयारी कर लिए हैं, सूचना देंगे समय पर, समयदान करने हैं तो तैयार होंगे, उनका नियोजन उसी हिसाब से होता हुआ चला जाएगा क्रमशः। क्योंकि सारे शिविर एक साथ नहीं होंगे, इसलिए सब लोगों का नियोजन एक साथ भी नहीं होगा, क्रमशः होगा आपकी तैयारी के हिसाब से। फिर अगला है स्थान। स्थान का मैंने अभी स्पष्ट कर दिया। शिविर के आईडी के बारे में आपको बताया कि कौन कौन सा जिला है जिसमें कि अपने स्वयं की आईडी होगी। और महत्वपूर्ण बात, शिविरार्थी छात्रों की पहचान, उनको संगठनात्मक स्वरूप में आबद्ध करना, ग्रुप बनाकर उनके साथ में बातचीत करने का क्रम आरंभ करना। मैं समझती हूँ आरंभ हो चुका होगा। जिनके यहाँ ये तैयारी हो गई होगी वो अपनी सूचना जरूर बताएंगे, जिससे ग्रुप में उनको सूचनाओं का, प्रेरणाओं का आदान प्रदान हो सके और उन युवाओं से आप संबंधित हो सकें। फिर ग्रुप एडमिन जो होगा, अब ये शिविर संबंधी बातें करते हैं। शिविर को आरंभ कैसे करेंगे? आप जहाँ शिविर लेने जाएंगे, मतलब ऑनलाइन शिविर में, आप जिसमें नेतृत्व करेंगे प्रशिक्षक के रूप में, वो भी ध्यान दें, और आयोजक जो होंगे जिले के, वो भी इस बात को ध्यान दें कि ग्रुप का जो ग्रुप एडमिन होगा या वहां का जो प्रमुख होगा जिले का, वो आयोजन करता होगा। तो पहले दिन, जब प्रथम दिवस जो होगा शिविर का, सोमवार का दिन, उसमें आप टोली का परिचय देंगे। आपको ज्ञात रहेगा कि आपके यहाँ कौन सी टोली आई हुई है ऑनलाइन, उस टोली का परिचय आप देंगे और आरंभिक 2 मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का उत्साहवर्धन करके, 5 मिनट पहले जुड़ करके, ये सब करके आप उनको हैंड ओवर कर देंगे। किनको? टोली नायक। शिविर संचालन के क्रम में 10 मिनट हर हाल में 10 मिनट पहले आपको खोल लेना है, हर हाल में, और वीडियो में रहना है। जुड़ने वाले भले वीडियो में ना रहें, ये सोच करके कि अभी तो 5-10 लोग भी नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आ जाता हूं, ऐसा ना करेंगे। आयोजक जो है वो 10 मिनट पहले खोलेंगे और वीडियो में रहेंगे। 10 मिनट पहले ही हमारे जितने प्रशिक्षक हैं वो सब जुड़ जाएंगे, वीडियो में रहेंगे, पूरे टाइम वीडियो में रहेंगे। इमरजेंसी में कभी 1-2 मिनट के लिए बंद करना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, उसकी बात अलग है। बाकी ये ना सोचेंगे कि अभी तो मेरा लेक्चर नहीं है, या आज मुझे तो लेक्चर करना नहीं है, आज तो मेरे अमुक साथी का है, तो मैं बिना वीडियो के रहूंगा तो भी चल जाएगा काम, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये पूरे टाइम वीडियो में रहेंगे और आप भी वीडियो में रहेंगे, आयोजन करता जो सबको जोड़ने वाले हैं अपनी आईडी में, और जुड़ते जाएंगे। उसमें आपने देखा होगा कि बाल संस्कारशाला में जो बहनें भाई काम करते हैं, उनको इसका पूरा अनुभव है कि जुड़ते जाते हैं और बच्चों से बड़ी आत्मीयता भरी बातें करते जाते हैं। अरे प्रभात जुड़ गए? हाँ, कहाँ से प्रभात आप? अच्छा, आप जांजगीर चांपा से बेटा, वेलकम, स्वागत है, आइए आइए, पधारिए। ऐसे युवाओं से आप बातें करिए, जो भी जुड़ेगा उनसे इस प्रकार से, तो उनको लगेगा कि हम किसी के घर आए हैं और हमारा स्वागत हो रहा है। और जुड़ गए, चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं करना, सीधे सीधे माइक पकड़े और मंच में भाषण देते हैं, उस प्रकार से भाषण देंगे तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि ऑफलाइन होता तो आप कुछ उनको आगे पीछे की बात करके आत्मीयता बनाते कुछ। अब वो अवसर तो है नहीं, जो है वो बस इसी ऑनलाइन में है।
तो जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, शुरू होने के बाद में तो वक्ता बोलेगा जिसके हिस्से की बात है, उसके पहले हम 10 मिनट का समय इसी प्रकार से लगाएं, जो भी समय है उसको, और आत्मीयता के साथ में हम आगे बढ़ें। और जब टोली नायक का टोली का पहचान परिचय कराने के बाद में जब टोली नायक को आप हैंडओवर कर देंगे, उसके पश्चात फिर वो लोग करेंगे। 6 दिनों में क्या होगा, पहले दिन की ही बात है। 6 दिनों में क्या होगा, मतलब क्या-क्या विषय होंगे, उसकी भूमिका का विवरण देना, और ये स्पष्ट रूप से युवाओं से कहना, शिविरार्थियों से, कि जो भी जुड़े हैं वो अपना नाम और नाम के साथ अपना स्थान का नाम, और तीसरा वीडियो में रहना। ये 3 चीजें, ये शर्त है, अनिवार्य शर्त, ये आप जरूर रहें। और इसी आधार पर आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके कितने शिविरार्थी कहाँ से, किस ब्लॉक से, या जिनका पंजीयन आपने किया है इस शिविर के लिए, वो उपस्थित हैं या नहीं है। और उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के उनकी उपस्थिति भी ले पाएंगे, उसमें नाम रहेगा तो उससे सुविधा हो जाएगी। तो 3 बातें हैं, वीडियो में रहेंगे और अपना नाम और स्थान का नाम उनका लिखा रहेगा मोबाइल पर जिसमें भी जुड़ेंगे। ये 3 चीजें रहेंगी। पहले दिन ही समझा देंगे जुड़ने पर, और इसके पहले ग्रुप में उनको ऐसी सूचना दे करके ही इनवाइट करेंगे। ग्रुप में सतत इस प्रकार की बातें करते रहना कि आप इस तरीके से जुड़िए। कोई जुड़ना नहीं जानता है तो उनको इसका ही प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ का बच्चा है, युवा है, कैसा है, जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा अपने आप से, इन सारी बातों को। अब टोली जो बनेगी, टोली में 4 लोग कम से कम तो होंगे, 4 लोगों की टोली होगी। विशेष परिस्थिति में कोई 5 हो जाएगी तो हो जाएगी, बात की बात है। अब ये 4 सदस्य रहेंगे और हमारा 6 दिन का शिविर रहेगा। मुख्य विषय तो 5 ही हैं। 6वां दिन तो समापन का दिन है, उसमें थोड़ी बात ही हो पाएगी, और भी कुछ बातें उसमें करनी पड़ेगी। तो प्रत्येक सदस्य, 4 हैं तो 4 को, 5 है तो 5 को पूरे पाठ्यक्रम की जो सामान्य जानकारी होती है, सामान्य तैयारी होती है, वो सामान्य तैयारी उनके हिस्से में आती है। सारे लोगों को पूरे शिविर के पाठ्यक्रम की विषय की जानकारी होनी चाहिए। मैं तैयारी और जानकारी कह रही हूँ, ये होनी चाहिए। और प्रत्येक हमारे सदस्य को कम से कम 2 विषय को भली-भांति कक्षा लेने योग्य तैयार कर लेना है। कोई जरूरी नहीं कि वो 2 क्लास लेंगे, क्लास तो वो 1 लेंगे जरूर। 1 क्लास प्रत्येक सदस्य को जरूर लेना है। 5 दिन की क्लास है, अगर 4 लोग हैं, यदि आप 5 लोग हैं यदि, तो 1-1 क्लास सबको हर हाल में लेना ही है। लेकिन तैयारी, जैसे क्लास लेने के लिए तैयारी होती, ठीक उसी प्रकार से तैयारी कम से कम 2 विषय की करके रखनी है। और जानकारी तो सारे विषय की होनी है, ताकि आप इमरजेंसी में, कभी कोई कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, आप लोग तो अब साल भर से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। नेट का प्रॉब्लम हो गया, कोई भूल गया, अब किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी इमरजेंसी माने इमरजेंसी, तब कौन संभालेगा? तब आप बिल्कुल उस तैयारी से बैठिए, वीडियो में रहिए, उस तैयारी से बैठिए और आपस में सलाह मशविरा करके रखिए। बाय द वे, ऐसी इमरजेंसी आती है तो इनके जगह में नेक्स्ट नंबर 2 कौन इस विषय को लेने वाला, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी तैयारी करके ही बैठना है। आप ये मत समझिएगा कि अरे ये तो वैसी है, नहीं, और ये बाद में आपको बहुत काम आएगा। ये हुई बात। और वीडियो में रहेंगे सब, मैंने पहले ही आपको निवेदन किया। अब प्रस्तुतिकरण का तरीका साथ साथ अपन देख लें। प्रस्तुति का तरीका कैसा रहेगा? प्रस्तुति का तरीका, सबसे पहली बात, ना तो बहुत फास्ट रहेगा, जो हमेशा ही बताते रहते हैं, अपने बीच में चर्चा होती है, और ना ही बहुत स्लो होगा। ना तो बहुत फास्ट हो, ना तो बहुत स्लो हो, और आत्मीयतापूर्ण, सरलतापूर्ण तरीके से, सहजतापूर्ण तरीके से उनके सामने प्रस्तुति हो। शब्दों का चयन ऐसा हो जिसको कि वो समझ सकें। बड़े-बड़े आध्यात्मिक शब्दों को या किताब की भाषा को या जो नोट्स है उसको देख-देख करके बोलना, पढ़ना, उसको एक-एक चीज को, ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा समझ लें कि हमारे सामने वो बैठे हैं और हम गोष्ठी लेने के लिए गए हैं, परिचर्चा के लिए गए हैं, और गोल घेरा बना करके बिल्कुल फेस टू फेस बैठे हैं, आमने-सामने प्रत्यक्ष रूप से।
तो कैसे बात करते हैं? बातें ऐसी होती जो उनके दिल पे उतर जाए, आत्मीयतापूर्ण तरीके से समझा करके। एक एक तरीका होता है बोलने का जिसमें कि हम अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें करते हैं, सुनने वाला सुन रहा है बस। एक दूसरा तरीका होता है कि हमारे सामने जो बैठा है वो हमारे साथ साथ चल रहा है, ऐसे ऊपर उठ रहा है, वो एक एक चीज को हृदयंगम करते जा रहा है। एक तरीका ये होता है। तो हमारे बोलने की शैली इस तरीके से होनी चाहिए। और ये तरीका होगा कब? ये तरीका जब होगा जब आंखों में आंख डाल के बोला जाता है, मतलब विषय को जब हम जीने लग जाते हैं, उस विषय के साथ पूरी तरह से हम स्वयं जुड़ जाते हैं, तब जाकर के वो आत्मविश्वास हमारे भीतर आता है निश्चित रूप से। और ये सारी बातें बहुत पुरानी चूंकि, इसलिए मुझे तो विश्वास है इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि सब लोग करते आ रहे हैं। शब्द अगर कठिन है, किताब की भाषा में तो शब्द कठिन रहेंगे। आप किताब देख करके नोट्स बनाएंगे, किताब की भाषा कठिन होती है। गुरुदेव बोलते थे ना कि बेटा मैं बोलता हूँ चौपाल के जो किसान और लोग होते हैं, जनरल सामान्य लोग, उनके लायक, और लिखता हूँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लायक या विद्यार्थी के लायक। तो किताबों की भाषा क्लिष्ट रहती है गुरुदेव की, उसको सरलीकरण करना है हमें, उसको सरल बना करके, सरलीकरण करके ही अपने शब्दों में बोलना है, सामान्य तरीके से, जैसे गोष्ठी चर्चा में करते हैं गोष्ठी में, उस प्रकार से। विषय गुण गंभीर भी है, साधना का विषय तो वैसे गुण गंभीर होता है, लेकिन उसको भी सरल सहज तरीके से संभव बन पड़े, कुछ छोटा मोटा उदाहरण उसके साथ में जोड़ करके प्रस्तुत किया जाना है, यथासंभव प्रयास ऐसा करें। और प्रतिदिन वक्ताओं का चेहरा बदलना चाहिए यथासंभव, एक ही वक्ता 2 दिन लगातार ना करे, चेहरा बदल जाए, इस तरीके से तैयारी करें तो अच्छी बात है। समय, क्लास को आरंभ और समाप्त करने का समय, जो भी समय होगा, मान लीजिए 5 से 5:30 होता है, सॉरी 5 से 6:30 होता है, या 4 से 5:30 होता है, अभी निश्चित होना बाकी इसको। तो जो भी समय आरंभ करने का और अंत करने का होगा, तो ये समझ लें 10 मिनट पहले निश्चित रूप से, जैसे घर का ताला खोलते हैं वैसे ही आपका ये जूम ओपन हो जाना चाहिए, एंट्री सबकी शुरू हो जाएगी। बल्कि 15 मिनट पहले खोल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और 10 मिनट पहले आप आत्मीयता बांटने का काम शुरू करिए उनके साथ में, सामान्य बातें काम करने, ये काम करिए, सामान्य बातें करिए। 10 मिनट, 5 मिनट जुड़ेंगे, जुड़ते जाएंगे, और आपकी सामान्य बातें, भूमिका बनाने की बातें, ये वो बातें सब जो है आत्मीयतापूर्ण बातें कहाँ से आए, कैसे, इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएगी। ठीक 5 बजने में 1 मिनट बाकी रहेगा और आप टोली का परिचय करा दीजिए, स्थिति परिस्थिति को देख करके, और उनका परिचय दे करके उनको हैंडओवर कर दीजिए, आगे का काम वो करते रहेंगे इस तरह से। और समाप्त करने का वो भी बिल्कुल टाइम से होना चाहिए, ठीक समय पर समाप्त हो जाए। तो हमारी जो चर्चा होगी वो लगभग 1 घंटे में पूरी करने का है। हमारी माने प्रशिक्षक जो क्लास लेंगे, क्लास नुमा चर्चा गोष्ठी के लिए क्लास है, तो वो जो होगा प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक जो होना है, तो आधे 1 घंटे में पूरी तरीके से हमारा विषय समापन हो जाना चाहिए। और उसके पश्चात प्रश्नोत्तरी और सामान्य चर्चा, शिविरार्थियों के साथ में बातचीत, इस प्रकार की बातें शेयर करने वाला क्रम जो है आधे घंटे के लिए रहेगा और ठीक समय पर वो समाप्त हो जाएगा। जुड़ने में देर ना करें कोई, इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या करें, अनुशासन को बनाए रखने के लिए हम स्वयं अपना जूम स्टार्ट कर दें, अपना काम शुरू कर दें। जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ते रहेंगे। यदि हम पहले ही दिन मान लीजिए कुछ गड़बड़ करते हैं, कहने का मतलब अपनी ओर से लेट करते हैं, ये सोच करके कि अरे अभी तो टाइम है, या हमने ठीक 5 बजे स्टार्ट नहीं किया, टोली को नहीं दिया, तब भी गलत है। और जब टोली का परिचय देंगे, 4-5 लोग जो भी रहेंगे उन सबको ज्वाइंट रूप में एक साथ आप मेन स्क्रीन पर लाके उनका परिचय देंगे। सारे 5 है तो 5 को, 4 है तो 4 को, सबको मेन स्क्रीन में लाएंगे। आयोजनकर्ता उनको लेकर के आएंगे और उनका परिचय देंगे कि आप यहाँ से हैं, आप यहाँ से हैं, ये वो जो कुछ भी उनका परिचय, इस प्रकार से। प्रश्नोत्तरी के लिए बच्चों को पर्याप्त समय देना है और प्रेरणा देनी है उनको कि आप प्रश्न कीजिए। और अगर वो प्रश्न नहीं करेंगे मान लीजिए, तो आप घुमा फिरा करके प्रश्न आपको करना है। ऐसा कुछ प्रश्न नहीं, आपको ये नहीं बोलना कि हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ पूछना है जिससे कि उनके मुंह से वो बातें निकल जाए। प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों का जवाब देने के लिए
अगर वो प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों का जवाब देने का मतलब होता है उनको संतुष्ट करना पूरी तरह से, कुछ भी जवाब देना ऐसा नहीं है। तो प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो भी अपने प्रशिक्षकों के बीच में से जो अनुभवी प्रशिक्षक हैं, परिपक्व हैं, अनुभवी हैं, उनको तथ्यपूर्ण जवाब देना चाहिए और वो सामने आएंगे ताकि वो संतुष्ट कर सकें शिविरार्थियों को। आप कल्पना करें कि हम शिविरार्थियों के साथ में ऑफलाइन गोल घेरा बना करके आमने सामने बैठे हैं, तो कैसे हम अपना बॉडी लैंग्वेज बना करके बात करते हैं, कैसी प्रस्तुति देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घर में बैठे हैं एकदम से। इस प्रकार से उसका स्वरूप थोड़ा होना चाहिए। किताब और नोट्स को देख देख करके नहीं बोलना है, ये मैंने पहले भी निवेदन किया, पुनः इस बात को निवेदन कर देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है, जैसे पिछले बार जब प्रशिक्षण हुआ था तो चूंकि आप लोग को पीडीएफ भी दे दिया गया था, पीडीएफ दे दिया था तो पीडीएफ को हूबहू बोल देते थे, कई लोग तो देख देख करके ही बोलते थे। लेकिन अब यहाँ नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि वो तो प्रशिक्षण था, हम ही लोग थे आपस में, बोलने वाले भी हम ही लोग थे, सुनने वाले सुनाने वाले भी हम ही लोग थे, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो युवाओं को तराशने वाली बात है, तो युवाओं को तराशते समय इस प्रकार का नकल नहीं बन पाएगा, ये बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा और वो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा जिनके बीच में हम बोलेंगे। तो देख करके नहीं बोलेंगे, आप अपनी तैयारी पहले से कर लेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से मुझे ये प्रस्तुत करना है। और इसके साथ में आप स्वयं का जो व्यक्तिगत अनुभव है, इतनी उम्र हो जाने के बाद कब से मिशन से सब लोग जुड़े हुए हैं, फील्ड में भी काम किए हुए हैं, दैनिक दिनचर्या में सबकी साधना, उपासना, आराधना का सब काम चल रहा है, सेवा का काम चलता है। तो जो भी इस प्रकार का अनुभव आपका छोटा-मोटा होगा, वो विषय के ध्यान में रख करके कहीं-कहीं पर आप उनको प्रासंगिक हो तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं, जो जीवंत उदाहरण है उनका। तो भली-भांति पूर्व ही तैयारी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कल्पना के साथ कि आप युवाओं के साथ में बैठे हैं, तो आपका शब्द संयोजन कैसा हो, सरल, हल्का-फुल्का इस प्रकार से, और आपका विषय भी आगे फटाफट बढ़े और बहुत स्लो या बहुत फास्ट भी ना बोलें, इस प्रकार से। हाँ, समय से संबंधित बात, जो आपको भी ये दिया गया है 5 बिंदु, इसके भीतर में और कितने ही सारे आप बिंदु बनाएँगे, जब इनकी तैयारी करेंगे, तो तैयारी आपको अपने आप से करनी है। आप नोट्स देखिए, किताबों को देखिए, विशेष रूप से ये जीवन साधना की, जीवन देवता की साधना, आराधना, इस प्रकार की किताब, जीवन साधना और व्यक्तित्व का परिष्कार, इस प्रकार की किताब, ये किताब को देखेंगे तो आपको विशेष रूप से मिलेगा। साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए, आपको बहुत छोटे-छोटे उसमें से बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को आवश्यकता से अधिक समय दे दिया, ज़्यादा तैयारी है आपकी तो आपने ज़्यादा बोल दिया उसमें, और किसी विषय में तैयारी आपकी नहीं है तो आपने उसमें कम बोला या उसको ऐसे ही निपटा दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें किस बिंदु को कितना समय दिया जाए, किस बिंदु को कितना कम समय दिया जाए, कितने में वो पूरा हो जाएगा, ये भी हमें समझ होनी चाहिए और इसकी तैयारी आप पहले करेंगे। मतलब आवश्यकता से बहुत कम समय भी नहीं देना है, जिससे कि वो स्पष्ट ना हो, और आवश्यकता से बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है, जिससे कि अनावश्यक रूप से उसको लेंदी कर दिया। तो समय प्रबंधन, जो समय का जो नियोजन है, समय प्रबंधन है विषयों को प्रस्तुत करने के संबंध में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देख लेंगे। एक विषय के प्रत्येक बिंदु को आपस में, मतलब जब प्रस्तुत करेंगे तो आपस में कोरिलेट होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास ये फोटोकॉपी, इसकी पीडीएफ की आपने प्रिंट निकलवाई होगी, मुझे आशा है, निकलवाई कि नहीं निकलवाई आप लोगों ने, ये बोला थोड़े जाएगा, ये आपके सामने रहेगा तब तो आप तैयारी करेंगे। तो इसमें लिखा है, विषय है सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व एवं उसके प्रतिफल, ये विषय है। अब ये विषय है, इसके अंतर्गत ये सारी बातें हैं। तो साधना में जीवन शैली, सुव्यवस्थित दिनचर्या, आहार विहार की पवित्रता, आत्मबोध और तत्वबोध की दैनिक साधना, आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण किस प्रकार किया जाए, तो उपासना, साधना, आराधना, ये अलग अलग विषय नहीं है, विषय एक ही है, ये अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया गया है ताकि तैयारी में आसानी हो जाए। और साधना में जीवन शैली के अंतर्गत ही सुव्यवस्थित दिनचर्या आती है। सुव्यवस्थित दिनचर्या के अंतर्गत ही आहार भी आता है और विहार भी आता है। आहार अलग है, विहार अलग है। दिनचर्या की शुरुआत आध्यात्मिक तरीके से आत्मबोध और तत्वबोध की साधना से होती है, दैनिक साधना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और समग्र रूप से अपनी ऊर्जा का संग्रहण करना है तो इन त्रिविध
उपासना को, मतलब उपासना, साधना, आराधना, त्रिविध साधन, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो प्रस्तुत करते समय हम ये ना कहें साधना में जीवन शैली क्या होती है, बच्चों सुने ये। अब आते हैं सुव्यवस्थित दिनचर्या पर। बातें ठीक है, लेकिन दोनों को आपस में जुड़ा रहना चाहिए। उनको ये कहें साधना में जीवन शैली की महत्ता के बारे में आपने जाना, अब साधना में जीवन शैली होती क्या है ये देखें। तो उसके अंतर्गत आता है सबसे पहली बात सुव्यवस्थित दिनचर्या। तो वो समझ जाएगा कि यही साधना है वास्तव में। तो अलग अलग तोड़ के नहीं बोलना है, मतलब उसको अलग अलग व्याख्या नहीं करनी। व्याख्या तो अलग अलग ही होगी, लेकिन दोनों को आपस में कोरिलेट करना है, आपस को जोड़ना है। उसी प्रकार से जब प्रथम दिन होगा और द्वितीय दिन होगा, तो जिस प्रकार से एक ही लेक्चर के विभिन्न बिंदुओं को आप जोड़ेंगे, उसी प्रकार से प्रथम दिन के लेक्चर को दूसरे दिन के लेक्चर के साथ, प्रथम दिन में जो चर्चा की गई है विषय था, उस विषय को दूसरे दिन के विषय को प्रस्तुत करते समय हमारा अगला वक्ता जो है क्लास देते समय उसको जोड़ेगा। जैसे प्रथम दिन में सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व, तो उसके प्रतिफल, उसके अंतर्गत ये आता है कि हम ये जब करेंगे तब जाकर के प्रतिफल पाएंगे, जो उद्देश्य हमारा शिविर का। अब इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि जब साधना के दृष्टिकोण से बात आती है, तो वास्तव में उच्च स्तरीय साधना हमारी कैसी होगी जिससे कि हम सामाजिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे संदर्भ में हवाला दे करके फिर हम डीप में जाकर के जप, ध्यान, योग, तो सबसे बड़ा कौन देवता, वो है जीवन देवता। अब जीवन देवता की कैसे साधना करें, तो आगे का क्रम इसको जोड़ करके बोलेंगे, जिसमें आत्मनिरीक्षण है, आत्मशोधन है, आत्मनिर्माण है, आत्मविस्तार है, इसको जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जो भी बिंदु हैं, 4-5 बिंदु, उसको आपस में कोरिलेट करेंगे। वैसे प्रथम दिन के विषय को जब समापन हो जाएगा, तो दूसरे दिन के विषय के बारे में बता करके छोड़ेंगे, और दूसरे दिन जब विषय आरंभ किया जाएगा अगले दिन प्रशिक्षक के द्वारा, तो पिछले दिन का हवाला दे करके उसके साथ में जोड़ते हुए उसे प्रस्तुत किया जाएगा इस तरह से, और सहज तरीके से प्रस्तुत हो। प्रशिक्षक एकदम भारी बोझ ले करके, भारी भारी भाव भंगिमा बना करके नहीं, स्ट्रेस में, तनाव में दिमाग है ऐसा चेहरा ना दिखे, बिल्कुल सहज तरीके से आप हल्के फुल्के तरीके से उन लोगों के साथ में आप जुड़े, आत्मीयतापूर्ण रहे, हल्का फुल्का रहे, उल्लसित चेहरा हो, आपका उल्लास में चेहरा हो, है ना। वही बात फिर आती है ना, ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन होने की वजह से क्या होगा, ऑनलाइन होने की वजह से हम अलग से तो उनसे बातचीत कर नहीं पाएंगे। बस इतने समय में ही है हमारी बातचीत की, हमारी प्रस्तुतिकरण की शैली इस प्रकार से हो जाए कि उसी के साथ साथ सारा काम निपट जाए एक तरह से, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो शिविरार्थियों से मिलने की चूंकि सुविधा नहीं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे क्लास के दरमियान कुछ इसकी आंशिक पूर्ति हो जाए। अब विषय की तैयारी, कुछ बातें तो तैयारी के संबंध में मैंने काफी कुछ आपको हिंट किया। तो तैयारी के संबंध में क्या है, विषय की तैयारी के लिए प्रशिक्षक ध्यान देंगे, स्वयं ही साहित्य का अध्ययन करें, विषय को निकालें। इसी आधार पर आपको ये जो पीडीएफ दिया गया है उसको स्पष्ट कर दिया गया है, ताकि उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके आप साहित्य ढूंढेंगे, खोजेंगे, उसको पढ़ेंगे, रेखांकित करेंगे, उसकी हेडिंग सब हेडिंग बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट के भीतर में क्या बोलना है ये अलग से तैयार करेंगे, उसको 4 बार पढ़ेंगे, बोलकर देखेंगे, और फिर उसके बाद में टोली के साथ मिल करके फिर से, हमारी बहनों को इसका बहुत अच्छा अनुभव है, पहले ही लोगों ने ये सब काम किया हुआ है। अब बहनें आगे हैं, भाई लोग पिछड़ गए थे, लेकिन भाई लोग होशियार भी बहुत हैं भाई बोलने में। हाँ, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। इतना सब करेंगे अपनी विषय की तैयारी के लिए, और अपनी भाषा में प्रस्तुति होगी। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि किताब की भाषा कठिन है, पल्ले नहीं पड़ेगा, कहाँ जाएगा विषय पता नहीं पड़ेगा। लच्छेदार भाषा रहेगी, साहित्यिक भाषा रहेगी, नहीं चल पाएगा। लच्छेदार साहित्यिक भाषा नहीं चल पाएगा।
ज्यों की त्यों, उसको सरलीकरण कर लीजिए, आप सरलीकृत करिए। तो जैसे स्वाध्याय करते हैं अपन, स्वाध्याय में एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में उसका सरलीकरण करते हैं, उसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। जो लोग स्वाध्याय करते कराते हैं ग्रुप में भी ऑनलाइन, उनको मालूम होगा, लोग सब यहाँ वहाँ जुड़ करके देखते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा नोट्स है, उस नोट्स को सरल करके उनके सामने प्रस्तुत करना है हमें। पूरी तरह से देख देख करके सारा का सारा नहीं उतार देना है, और करते समय समय का ध्यान रखना है, निर्धारित समय से पहले पूरा कर लें। कई बार ऐसा होता है, जैसे पिछले बार हुआ था प्रस्तुतिकरण करते, जब प्रस्तुतिकरण हुआ तो समय ज्यादा हो गया, जो बोलने वाला है वो बोल ही रहा है, इतना ज्यादा बोल गया कि अगले वाले के लिए टाइम ही नहीं बचा, और बेचारा अपने वाले को 5 ही मिनट में समेट रहा है, 15-20 मिनट के बजाय। तो ऐसी बात यहाँ पर तो नहीं चल पाएगी। हालांकि एक दिन में एक ही वक्ता रहेगा यहाँ पर, लेकिन समय पर समाप्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद में फिर उनका अगला क्रम प्रश्नोत्तरी का शुरू रहेगा, या वो जो समझ नहीं आ पाया है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रख करके जब तैयारी करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। एक बात ये भी है, मान लीजिए हमारा कोई प्रशिक्षक जिस दिन उसकी बारी है और वो अपने कक्षा को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ध्यान से बाकी लोग देखेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि सारे 5 विषय की तैयारी सबकी होनी चाहिए, 5-6 विषय की तैयारी होनी चाहिए, और वो उनको वॉच करेंगे। मैं क्या करूंगा वाली बात नहीं, वो उसको वॉच करेंगे कि कौन सा बिंदु छूट रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई चूक हो गई बाय द वे, तो ऐसी स्थिति में जो अगले दिन की कक्षा होगी, अगले दिन की कक्षा में जिक्र नहीं करेंगे कि कल इस बात का उल्लेख नहीं हो पाया था। इससे ऐसा लगता है कि हमारे जो पिछला प्रशिक्षक था उसकी गलती निकाली जा रही है। नहीं, हम इस शैली में नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। उसको किसी प्रकार का कोई बहाना बना करके, कोई जिक्र सामने करके, फिर उसी बहाने से उस विषय को पूर्ण कर लिया जाए। तो ये ध्यान कौन देगा? जो बाकी साथी हो जो हैं वो इसको ध्यान में रखेंगे कि आज ये विषय है तो इसमें यही आना चाहिए, और इस प्रकार से। और इसका एक अच्छा तरीका ये है कि 5 लोग जो विषय तैयार करेंगे, अपना अपना विषय तैयार करेंगे, 2-2 विषय को तैयार करेंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ उसको शेयर करें कि भाई मैंने इसमें ये लिखा है, इसमें ये है, आपने क्या लिखा है, इसमें ये आएगा। क्योंकि प्रस्तुति टोली, टीम वर्क है, टीम वर्क एक व्यक्ति का नहीं है। नहीं मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा अच्छा होगा तो अच्छा है, मुझे दूसरों से क्या करना है, हम फ्लॉप हो जाएंगे। वो उसमें कोई विजेता नहीं है अपने आप से अकेले बोल दिया बहुत अच्छा, तो ये मजेदार बात नहीं है। मजेदार बात तो ये कि हमारी पूरी टीम की प्रस्तुति बढ़िया हो, और एक में कुछ कमी है मान लो रह गई, तो उसको दूसरे ने संभाल लिया। ये टीम वर्क है, पूरे टीम का चेहरा आता है इस प्रकार से। इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे, सब लोग उपस्थित रहेंगे, वॉच करेंगे क्या बोला जा रहा है, कितना कैसा बोला जा रहा है, और आपस में मिलकर के उसकी समीक्षा करते हैं। आपस में एक दूसरे से पूछें, बताएं कैसा हुआ, क्या हुआ, इसमें ये होना था, इसमें ये होना था। समीक्षा कैसे की जाती है आप लोग को मालूम है? क्योंकि पिछली बार जितनी भी प्रस्तुतियां हुई, आप लोगों ने भागीदारी की, उसमें जिन बिंदुओं के आधार पर उसकी समीक्षा की जाती थी, इसके बारे में आप लोगों को भली भांति ज्ञात है। अभी भी इतनी बातें हुई है तो समझ में आ जाता है। वो पॉइंट बना करके रख लीजिए, उसमें हम खरे उतरे। तो अलग अलग विषय में पूरा पीडीएफ नहीं दिया जा रहा आपको, इसके पीछे कारण क्या है? कक्षा का उद्देश्य ये कि सारे विषय उनके अपने आपके अपने स्वयं की जीवन की दिनचर्या का, बच्चों का भी, हमारा भी अंग बने, उनकी जीवन शैली और चिंतन शैली में सम्मिलित हो, वो अपनी आगे की जीवन यात्रा के प्रति बच्चे हमारे गंभीर हो, ये सारी चीज है। तो ये केवल मैकेनिकल तौर पर अगर कोई माला जप करता है, किताब पढ़ता है, कुछ गतिविधियों में दौड़ भाग कर लेता है, ऐसा युवा तो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएगा ना। वो मात्र बाह्य चिन्ह पूजा करके ही बस औरों की नजर में थोड़ा वाहवाही प्रशंसा पा लेगा, बस हो गया। उसके बाद में उसको हम शिष्य नहीं कह सकेंगे, उसमें वो चीज तो नहीं डाल पाएंगे। तो ये सारी क्रियाएं और सारी गतिविधियों का मर्म हम समझे तो युवाओं को समझा पाएंगे, उनका महत्व हम समझे तो उनको समझा पाएंगे, उनकी उपलब्धियों के स्वरूप के बारे में हम सब गंभीर हों और हमारे बच्चों को हम गंभीर बना पाए। तो उसी गंभीरता से विषय को रखा गया है, और उन विषयों की तैयारी भी गंभीरता पूर्वक करनी है,
और जैसे कहानी बोलते हैं ना कि गांधी जी के पास में एक महिला आई, अपने बच्चों को, गांधी जी कौन से महापुरुष हैं, हम लोग सुनाते हैं, कभी किसी महापुरुष का नाम ले लेते हैं, कभी किसी महापुरुष का नाम ले लेते हैं। बोले गुड़ खाता है मेरा बच्चा, इसको गुड़ छुड़वा दीजिए। तो बोले 15 दिन बाद आना। अब 15 दिन बाद आए तो बोले गुड़ मत खाना बेटा। अब बोले अरे इतनी सी बात है, इतनी सी बात तो पहले ही बोल सकते थे। तो उनसे जब ऑप्शन लिया कि महात्मा जी 15 दिन के बाद में, 15 दिन तक मैं आती रही, अभी अभी तक आप इंतजार कराते रहे, और ये एक लाइन की बात थी, इसको तो पहले ही बोल सकते थे। तो उसने बोला कि मैं खुद ही गुड़ खाता था तो कैसे कहता। तो ये वही वाली बात है, ये पढ़ के पढ़ाने वाली बात नहीं है। अभी जो हम लोगों को, हम लोग की भारी परीक्षा है, तो करे तो बोले, जिए तो बोले। जीवन साधना तो यही है, तो जीवन साधना हम करें तो जीवन साधना दूसरों से कराएं। अब ये बात आती। अगली बात, वेशभूषा। हमारी वेशभूषा तो अब मालूम है, अपने मिशन की वेशभूषा में रहेंगे सब लोग, बखूबी जानते हैं। और हमारे बच्चों को भी जब जोड़ेंगे तो उनसे भी कहें कि शालीन सभ्य वेशभूषा में रहें भाई। हम पीले कपड़े पहनने के लिए उनको नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना है उनको, लेकिन शालीन सभ्य वेशभूषा में रहें। घर के ड्रेस में एकदम से जैसे पाए वैसे बैठ जाते हैं, वैसा ना बैठे हैं, अच्छे से रहें, और जैसे पाए वैसे मत रहें। अब हम लोग जो सतर्कता बरतते हैं, जागरूकता बरतते हैं, वो अपने युवाओं से बोलना है। सारी बातों को आप समझ रहे हैं, उसको ध्यान में रख लीजिए, अगर कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा। और हम प्रशिक्षकों के पीछे, मतलब बैकग्राउंड में विशेष रूप से क्या होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए। घर का लुक नहीं होना चाहिए, घर के कमरे का लुक नहीं होना चाहिए। लुक ऐसा हो जिससे कि लगे कि हाँ कोई प्रशिक्षक शिविर में बोल रहा है, बहुत अच्छा होगा। अभी आप देख लीजिए मेरे बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है। आज प्रशिक्षण हो रहा है हमारा, तो इसमें लिखा है कि प्रांतीय युवा प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर, ये लिखा हुआ है। तो आप बढ़िया अपने जिले का नाम लिख करके से लगा सकते हैं, लेकिन ये कब लगेगा, जब पीछे आपके प्लेन दीवार रहेगी या प्लेन पर्दा रखिए। घर में जो पर्दा होता है ना, वो भी अगर नहीं दिख रहा है, जैसे मोबाइल होता है तो मोबाइल में ऊपर तक दिखता है, उसमें सलवटें दिखाई देती है, तो लुक उसका अलग लगता है। उससे अच्छा है कि प्लेन दीवार हो, या प्लेन ऊपर से नीचे तक कुछ भी मत दिखे, सारा बिल्कुल प्लेन व्हाइट या मैरून, जो भी कलर हो, जिसमें कि आप स्पष्ट दिखें। इस प्रकार का बैकग्राउंड जरूर आप प्रयास कीजिए, अभी से लग जाइए। और घर का डेकोरेशन दिख रहा है, यहाँ पर ये टंगा, वहां पर ये टंगा, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। घर में हम जैसे पाते हैं वैसे बैठ लेते हैं, भाई घर है, घर से जुड़े हैं। तो जो जुड़ने वाले ये बच्चे हमारे रहेंगे, युवा रहेंगे, वो उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन हम तो प्रशिक्षक हैं, तो हम प्रशिक्षकों को इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और इसके साथ साथ एक निवेदन था, यथासंभव जहां तक संभव बन पाए, जिनको लैपटॉप की सुविधा होगी घर में या जुगाड़ कर सकते हैं, कम से कम जिस दिन आपका लेक्चर रहेगा उस दिन लैपटॉप से जुड़ जाएं। मैं क्यों बोल रही लैपटॉप से जुड़ने के लिए, लैपटॉप से जुड़ने से एक साथ आप स्क्रीन में अपने 25 लोगों को देख सकते हैं, जैसे मैं सबको देख रही हूँ। कौन कैसे बैठा है, कौन कितना गंभीर है, किनके साथ में कौन बैठा है, ये क्या सब नजर आता है। कौन इधर उधर की बातें कर रहा है, सोच रहा है, सब दिखाई देता है। कौन वीडियो में है, कौन वीडियो में नहीं है, किसका क्या नाम है, क्या है, आप सबको एक साथ एक नजर में देख लेते हैं। इससे क्या होता है, हम सभा में बैठे, हम क्लास में बैठे, ये भाव आता है और अपने आप आपकी भावभंगिमा बन जाती है। बहुत बड़ा फायदा है। मोबाइल में क्या होता है, हम अपना ही चेहरा देखते रहते हैं, या एक दो स्क्रीन को खिसकाएंगे मान लीजिए तो एक दो का चेहरा दिखता है, तो वो जो फीलिंग्स होती है वो नहीं आती। चूंकि वो फीलिंग्स नहीं आती तो हमारी प्रस्तुति में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है। जैसे कोई ठीक से सुन नहीं, समझ नहीं रहा है, आपने देख लिया, 25 लोग एक साथ देख रहे हैं, आपने देख लिया, तो आप उसी समय बोल सकते हैं, प्रशांत देखो आपकी नजर कहाँ है बेटा, ध्यान इधर दीजिए प्लीज। आप उसको बोल सकते हैं, उसको एकदम से लगेगा कि अरे मैं नजर में हूं इनके, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा हूं मैं। बहुत असर पड़ता है इसका। तो यथासंभव यदि ऐसा हो सके करके देखेंगे, प्रयास करके देखें। और कुछ बातें
अपनी टोली के साथ आपस में जुड़ करके ट्रायल जरूर 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 देखेंगे, एक दूसरे का जुड़ेंगे, जुड़ करके एक दूसरे के साथ में। हमारी बहनें ऐसा करती थी, ये जब इनकी प्रस्तुतियां होती थी पहले भी, खासकर जो गर्भ संस्कार की टोलियां जब हम लोग बनाए थे, हमारी बहन उषा किरण उस समय थी और उन्होंने उसके नेतृत्व में जब हो रहा था, और बहुत सुंदर शानदार हमारी बहनों ने उसकी प्रस्तुति की थी। कारण उसका एक ही था, पहली बार कर रहे थे, लेकिन कारण यही था, वो लोग अपने आप से जूम मीटिंग कर लेते थे, 3-4 लोग अपना जुड़ लेते थे और जुड़ करके प्रस्तुति के एक दूसरे को दिखाते थे। तो उस समय तो केवल हम ही लोग थे आपस में सुनने बोलने वाले। अभी तो आपके साथ में कम से कम 100 युवा रहेंगे, जुड़ेंगे, और आपको पूरे प्रांत को प्रशिक्षित करना है, पूरे ब्लॉक को प्रशिक्षित करना है, तो ये तो गंभीर मामला हो गया। तो मैं तो निवेदन करूंगी आप लोगों से कि आप इस प्रकार की तैयारी अपनी जरूर करें, परस्पर एक दूसरे को जांचे परखें परस्पर, और इसका पर्याप्त अनुभव आप लोगों को हो चुका है। और अपना साउंड, अपना कैमरा, अपना बैकग्राउंड के बारे में तो निवेदन की मैं, अपना साउंड, अपना कैमरा पहले ही ठीक करके रख लीजिए। जुड़ने के बाद में मेरी आवाज आ रही, क्या मेरी आवाज आ रही है, ये बोलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना है किसी को। मेरी आवाज आ रही है, नहीं बोलना है। तो आवाज नहीं आ रही तो फिर पता कैसे चलेगा? आपके जो साथी हैं वो सुनेंगे और बोलेंगे कि आपकी आवाज कमजोर है, और वो आपको ठीक कर लेंगे। लेकिन इससे पहले, जुड़ने के पहले, कौन सा हेडफोन लगाते हैं आप, किस प्रकार से कैमरे की सेटिंग रखते हैं आप, कहाँ पर बैठते हैं, ये सारी चीजें पहले ही तय कर लीजिए। आप याद कर लीजिए उस समय को। अच्छा, ये केवल बाल संस्कारशाला वाले आचार्य लोग जानते हैं। जब बाल संस्कारशाला के साथ में, प्रांत स्तरीय बाल संस्कारशाला के साथ में आचार्यों को हम लोगों ने जोड़ा था शुरुआत में, तो 2-3 दिन पहले ही क्लास लेने की, जब उनकी बारी आती थी, नए जुड़ते थे वो लोग, तो उनको ट्रायल करते थे। बैकग्राउंड में क्या रहेगा, कहाँ पर खड़े होंगे, मोबाइल को कैसे किस एंगल में रखेंगे, कितना ऊंचा कितना नीचा रहेगा, चेहरा कब ठीक दिख रहा है, नहीं थोड़ा दाएं, नहीं थोड़ा बाएं, नहीं थोड़ा पीछे, ये हटा दो, ये ऐसा करो, यहाँ लाइट ठीक नहीं आ रही है, रोशनी आपके चेहरे पर आनी चाहिए, सामने से रोशनी आनी चाहिए, सामने बल्ब है, सामने ट्यूबलाइट है, तो रोशनी चेहरे पे आएगी तो आपका चेहरा साफ दिखेगा। रोशनी पीछे से आ रही है तो ठीक नहीं है। बैकग्राउंड में दीवार रहे, कम से कम ऐसा हो कि पीछे तरफ कोई आए जाए ना, पूरे घर का दृश्य दिख रहा है, पीछे आना जाना लगा हुआ है वो दिख रहा है, तो ये और लगता है थोड़ा सा। तो प्रशिक्षक के रूप में जब जुड़ेंगे तो अपन इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। लाइट, अपना साउंड, अपना कैमरा, मतलब मोबाइल या लैपटॉप को आप कैसा रखेंगे, ये तरीके से ध्यान रखेंगे। जिनको इसके संबंध में पूरी तरह से समझदारी है, जो ये सब करने के आदी हैं, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। प्रश्नोत्तरी के लिए आप अपने चैट बॉक्स को बराबर देखेंगे। ज्यादा अच्छा होगा कि बोलने वाला जो बोल रहा है वो उससे तो बोल लिया, अब उसके पश्चात आधे घंटे की जो प्रश्नोत्तरी होगी, तो एक जन चैट बॉक्स को देख करके प्रश्न करे और जवाब दे। दोनों मेन स्क्रीन में रहे, पूछने वाला भी और बताने वाला भी। कम से कम 2-3 पूरे उसमें जवाब देने वाले लोग सामने रहे मेन स्क्रीन में, कम से कम 2 लोग तो रहे उसमें, और सारे प्रश्नों का उत्तर तरीके से दें। प्रश्नों का जवाब देते समय सहज ढंग से जवाब दीजिए। यदि ऐसा आपको लगता है कि यह प्रश्न का जवाब मेरे अमुक भैया देंगे, तो आप उनको कह सकते हैं कि भैया जी इसका जवाब देंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक प्रशिक्षक लगातार प्रशिक्षणार्थियों को वीडियो में आने के लिए नाम स्थान लिखने के लिए बोलते रहेंगे। जब हम बड़े लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो में आए ही नहीं रहते, हम लोग बार बार बोलते हैं प्लीज वीडियो में आइए। अभी देखिए कितने सारे लोग जुड़े हैं, 69 लोग। वीडियो में कितने लोग हैं? किसी भी कारण से नहीं होंगे, कुछ को काम होगा या कुछ होगा। जो वीडियो में रहता है गंभीरता से बात को सुन समझ पाता है, वीडियो में नहीं रहता है उनको इस बात की छूट मिल जाती है, थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर करें, पक्की बात है। वीडियो में रहने वाला पूरी गंभीरता से बातों को लेने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि लगता है कि मुझे सामने देख रहा है। जैसे क्लास में अपन बैठते हैं ना, टीचर एकदम सामने है, एक टीचर सामने ही खड़ा है तो बच्चा कैसे करेगा, वो तो डिसिप्लिन ही रहेगा। वही स्थिति हमारी हो जाती है वीडियो में रहने और वीडियो में नहीं रहने से। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम सारे बच्चों पर निगाह रखेंगे और उनको बार बार बोलेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे। एक प्रशिक्षक हमारा चैट बॉक्स में लिखेगा प्लीज आप वीडियो में आइए, एवरीवन में भी लिखे और उनको पर्सनल में भी लिखे।
वीडियो में आइए, नाम लिखिए, अपने स्थान का नाम लिखिए प्लीज। इस प्रकार से जब वक्ता बोलना शुरू कर देगा तो बार बार इस बात को नहीं बोल पाएगा, एक आध बार बोल दिया, बाकी टाइम शुरुआत में भी बोलेंगे, बीच में एक आध बार बोल सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रकार से जब प्रश्नोत्तरी की स्थिति आएगी तब देख करके उनको बोलेंगे, जिन्हें प्रश्न करना है वो अपना हाथ उठाएं, हम तुरंत उनको अनम्यूट करेंगे। जब वो हाथ उठाएंगे तो उनको उनका जवाब देंगे आप। लेकिन जो वीडियो में नहीं है वो हाथ उठाएगा, वो मान्यता प्राप्त नहीं। या तो बोले कि मैं इस कारण से वीडियो में नहीं आ सकता, ऑडियो तो चालू है उसका, ऑडियो तो चालू रहेगा उसका, कम से कम ये करे। तो ये ध्यान रखेंगे और शॉर्ट स्क्रीन लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के उनकी उपस्थिति ले लेंगे। प्रतिदिन की उपस्थिति लीजिए। ये आयोजक का काम है, प्रशिक्षक का काम है, मुख्य रूप से आयोजक का काम है। जिनके जिले में कार्यक्रम हो रहा है कि वो अगर 100 लोगों को जोड़ा है, यदि 200 लोगों को जोड़ा है तो 200 में से 100 में से कितने बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कौन कौन है वो, उनका अटेंडेंस लीजिए आप, जितने लोग आ पाए, ताकि आगे आगे उनसे फीडबैक लिया जा सके, उनसे संपर्क साधा जा सके, उनकी गहराई को नापा जा सके। क्योंकि 5 दिन की क्लास हो जाने के बाद में सब समाप्त नहीं हो जाता, आगे अनुयाज का क्रम भी बनाए रखना है। और अनुयाज का क्रम का मतलब होता है शिविर समाप्त होने के बाद में आगे का क्रम, जिसके बारे में अपन कल बात करेंगे। कक्षा समाप्ति के पश्चात ग्रुप में आत्मीयतापूर्ण ढंग से फिर से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका शंका समाधान कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि कोई प्रश्न मन में होगा जो आप बोल नहीं पाएंगे किसी कारण से, तो आप इसमें सेंड कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, ये आप कह सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान के साथ में कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो प्राथमिक प्रारंभिक बातें हैं वो मैंने प्रयास किया कहने का। और यदि इसमें आपको कुछ और कहना है, विषय से संबंधित सारी बातें कल होंगी। प्रतिदिन क्या क्या विषय होंगे, किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में विस्तार से कल बात करेंगे हम लोग। आज इन विषयों को लिया और आज जल्दी समाप्त भी करना है चूंकि, तो इसलिए भी मैं जल्दी समेटना चाहती हूँ, ताकि 10 मिनट का गैप करके आप लोग दूसरे कार्यक्रम में अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि कल मैंने सुना था निवेदन कर रहे थे। तो मेरी बात यहाँ समाप्त होती है। और आप अब यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो प्रश्न आमंत्रित है। गुप्ता भैया देख लेंगे जी प्रश्न आमंत्रित है जी। जो भी बातें अभी दीदी के द्वारा बताई गई है, निश्चित रूप से आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने होंगे और डायरी में नोट भी किए होंगे। और इन बातों में अगर कोई आपको संदेह है या फिर कोई जानकारी पूछना है या फिर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या कोई और बात जो और अधिक स्पष्ट यदि आपको समझने की आवश्यकता है, तो आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। एक भाई ने कहा था कि ये जो जितने भी विषय जो पीडीएफ फाइल में भेजे हैं, उनसे संबंधित साहित्यों की जानकारी दे देते तो हमको पढ़ने में सुविधा होती करके। तो दीदी इस संबंध में बता दीजिए। ऐसा है, स्वाध्याय करने के जो आदि हैं उनको तो पता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैंने बताया भी, प्रथम और द्वितीय में जीवन देवता की साधना आराधना 1, साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए 2, और जीवन साधना और व्यक्तित्व का निर्माण करें 3, इस प्रकार की किताबें। और मैं एक किताब में वांग्मय देख रही थी, पढ़ रही थी, युग निर्माण योजना को ढूंढने के लिए। युग निर्माण योजना, अगर युग निर्माण योजना स्वरूप दर्शन, ये जो वांग्मय है, मोटा वांग्मय, नंबर क्या है मैं भूल गई, लेकिन ही बैठी हूँ अभी। अगर आप उस वांग्मय को देखें तो मुझे लगता है कि अधिकांश चीजें आपको मिल जाएंगी। युग निर्माण योजना भी मिल जाएगा और युग निर्माण योजना के अंतर्गत जो व्यक्तित्व निर्माण है वो भी मिलेगा, उसके अंतर्गत जीवन साधना वगैरह भी मिलेगी, सब 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 मिल जाएगा उसमें। दूसरी बात, तीसरे दिन का जो है विषय व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र, वो तो बना बनाया पका पकाया है, क्योंकि वो पुराना है, 6 दिवसीय आवासीय युवा शिविर के अंतर्गत। और पिछली बार जो आप लोगों ने प्रस्तुतियां दी थी उसमें एक विषय ये भी था, तो ये तो पुराना विषय है। चौथा, गायत्री का दर्शन, स्वरूप और दर्शन, एक जो विषय है, ये तो पुराना विषय, आप सब लोग जानते हैं। दर्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से जो गायत्री माता का दर्शन है, फिलॉसफी है, वो समझाने का है। उसमें दार्शनिक पक्ष भी आएगा, वैज्ञानिक पक्ष भी आएगा, दोनों आएगा। यज्ञ है, गायत्री उसका व्यवहारिक स्वरूप है। तो किताबें तो छोटी छोटी किताबें देख लीजिए, बहुत किताबें गायत्री और यज्ञ के संबंध में।
बहुत किताबें हैं। और एक जो लास्ट में जो विषय है, आप 6वां दिन जो है, जिसमें 21वीं सदी का संविधान लिखा हुआ है। 21वीं सदी का संविधान एक किताब है जिसमें कि हमारे जो 18 सत्संकल्प है, उस सत्संकल्प को विस्तार से समझाया गया है, वो है। तो उसको सारा का सारा तो आपको कोई पूरा किताब तो उतारना नहीं है भाई, थोड़ा थोड़ा उसका वो करना है। और एक वो भी देख सकते हैं आप यूट्यूब में जब बहनों का, महिलाओं का, बहनों का नारी जागरण जब हो रहा था, उस ग्रुप में हमारे 18 सत्संकल्प के ऊपर एक वीडियो है। मेरा ही लेक्चर होना चाहिए जहां तक है वो, आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे उसमें कितने अच्छे से, बिल्कुल संक्षिप्त में सारे 18 को कैसे उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ला करके रख दिया है इस तरीके से। और विस्तार से कल बताएंगे आपको। किताबों की बात आपने पूछी तो मैंने किताबों के बारे में आपसे कहा। इसके अलावा कोई और बात? ये अभी हमारे 67 भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग यदि और कोई बात पूछनी तो पूछ लें। चलिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जी। मैं निवेदन करूंगी, आपको तो पूछना नहीं है, लेकिन जिन जानकारियों को लेकर के आपको आने के लिए कहा गया था और बहुत सारी बातें भी आपसे कही गई, मैंने उसको दोहराया सारा का सारा, उस क्रम को पूरा का पूरा मैंने दोहराया। जैसे कि अपनी तैयारी करना, अपनी तैयारी करने के दृष्टिकोण से कौन कौन सी तैयारी, मैं फिर से उसको दोहरा दूं एक तरह से कि भाई क्या आपने अपने यहाँ अपनी तैयारी कर ली है, मतलब कहने का कि आपकी आईडी में होना है, कितने 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 हमारे प्रशिक्षक हैं जो विषय की तैयारी करके 6 तारीख से शुरू हो जाएंगे। प्रथम प्रशिक्षण 6 तारीख से शुरू होगा ऐसा लगता है। यदि उससे पहले 30 तारीख को ही शुरू करना है आपको, तो 30 तारीख सोमवार है, आप बता सकते हैं 31 तारीख से बता सकते हैं आप। 31 से भी यदि शुरू करना है तो कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी है तो। किस विषय में बताइए? आपके यहाँ आपकी आईडी से होना है, वो बताइए किसकी आईडी से करना चाहते हैं। और शिविरार्थियों की तैयारी का क्या हाल है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, ग्रुप के साथ में किसी ने अभी तक जूम मीटिंग कर ली क्या, किया क्या? तो ये तैयारी पहले चाहिए। जब तक युवाओं के साथ में आत्मीयता नहीं होगी तब तक कैसे उसको करेंगे। सारे काम को थोड़ा विराम लगा करके इसकी तैयारी पहले कीजिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिर पर है बिल्कुल इसलिए। तो युवा युवतियों का जो भी नव प्रवेशियों का ग्रुप बना है, नहीं बना है तो अविलंब बनाइए, सारा काम छोड़ करके बनाएं, कोई जिले वाले लोग बनाएंगे और उनकी देखभाल करें। भाई सीधे सीधे हम खेती करने को जाते हैं तो सीधा बीजा लेकर के नहीं जाते बोने के लिए, भाई खेत को तैयार करते हैं, पहले उसकी जुताई करते हैं, निराई, उसको कांटे वगैरह होते हैं उनकी सफाई करते हैं, तैयार करते हैं खेत को। तो हमें अपने युवाओं का पता नहीं है, उनकी मनोभूमि का पता नहीं है, हमने उनकी मनोभूमि नहीं बनाई है और उसके बाद भी कुछ किया जा सकता है तो फिर कैसे संभव होगा? तैयारी चाहिए पहले, धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो एक तैयारी ये और दूसरी तैयारी अपनी स्वयं की, दोनों तैयारी बिल्कुल टनाटन होनी चाहिए। तो इस तैयारी के बारे में आप बताइए। अब अभी समय समाप्त होता है, मैंने रिपीट किया इस बात को, अभी चैट बॉक्स में आप लिखे होते तो अभी हम देख लेते, या तो ग्रुप में आप भेजिए, अपनी सूचना ग्रुप में भेजिए। बारंबार मेरे ख्याल से इस बात को कहा गया है कि कृपया प्रकोष्ठ को इससे अवगत कराएं, कृपया अवगत कराएं।